Hello students, good morning. Welcome in today's session. In the last session, we had already discussed about some figures of speech. And I told you that figures of speech are very important as they are used to enrich the beauty of language. And even exam point of view से भी अगर देखते हैं तो figures of speech are very important. So in today's lecture also I am going to continue to discuss some more figures of speech, and the first figure of speech to be discussed today is climax. What said? Climax. अब climax में होता क्या है देखिए बच्चों, words या ideas इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए जाते हैं. इंक्रीजिंग को असेंडिंग भी कह सकते हो आप. सिर्फ इतना एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है कि वर्ड्स और आइडियाज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर. तो इतना एक्सप्लेनेशन आप ध्यान में रखेंगे, ये वर्ड ध्यान में रखिए, इज इंक्रीजिंग या असेंडिंग. एग्जाम्पल देखिए, द स्पेक्टेटर्स स्माइल्ड, giggled and finally burst into laughter. Smiled, giggled and burst into laughter. तो ये जो वर्ड्स है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं. दूसरा एग्जांपल देखिए, I have no rest, no joy, nor peace. Joy, rest, peace. देखिए, I have no rest, no joy, nor peace. Rest, joy, peace. Increasing order दिख रही है. Next example. I came, I saw, I conquered. I came, I saw, I conquered. Came, saw, conquered. Increasing order है. Came, saw, conquered. One more. He looks like a man but speaks like God. क्या है देखो, he looks like a man, इंसान जैसा दिखता है, and speaks like God, man to God. इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां पे दी गई है, असेंडिंग ऑर्डर दिख रही है. Hence this is the example of climax. Last example, down they came one and all. क्या कहा? Down they came one and all. ये ऑर्डर है असेंडिंग, हेंस देयर इज क्लाइमैक्स. अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखिए, एंटी क्लाइमैक्स. व्हाट इज दैट? एंटी क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स से एकदम उल्टा एंटी क्लाइमैक्स, अपोजिट है. अब यहां जो वर्ड्स या आइडियाज दिए जाएंगे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर रहने वाले हैं यहां पर. तो एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है. In anticlimax, the words or ideas are in decreasing order, in descending order. So top to bottom. यहां पे एग्जाम्पल देखिए तो इजीली समझ में आएगा. ये ध्यान में रखना है, डिक्रीजिंग, डिसेंडिंग. पहला एग्जाम्पल है, he hates death, sickness, pain and poverty. क्या कहा? He hates death, sickness, pain and poverty. Death सबसे ऊपर है, उसके बाद sickness, pain, poverty. तो ये decreasing order है, descending order है, hence anticlimax. Then heaven, earth and hell are the three fates of mankind. Heaven, earth, hell, top to bottom. ये इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पे है, डिसेंडिंग. वन मोर, द सोल्जर फाइट्स फॉर कंट्री, ग्लोरी एंड फॉर मनी. द सोल्जर फाइट्स फॉर कंट्री, ग्लोरी एंड मनी. कंट्री से मनी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है. देखिए तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया. देख नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे केम, दे स्वर बाय द सन, बाय द मून, बाय द अर्थ. बाय द सन, बाय द अर्थ, बाय द, देखिए
बाय द सन, बाय द मून, बाय द अर्थ। सन, मून, अर्थ। ऑर्डर कैसी है? सन, मून, अर्थ। अब हमसे डिस्टेंस अगर काउंट करते हैं, मतलब यहां से, तो अर्थ सबसे नीचे है, नियर है, देन लॉन्ग डिस्टेंस पे मून है, उससे भी लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर देखा जाए तो सन है। तो टॉप टू बॉटम ऐसी ऑर्डर यहां पे मेंटेन की है, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये दो फिगर्स ऑफ स्पीच में सिर्फ ये दो वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। क्लाइमैक्स में असेंडिंग ऑर्डर, एंटी क्लाइमैक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, यहां पे डिसेंडिंग, बस इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन। इन्वर्जन में होता क्या है देखो बच्चों, वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज सीक्वेंस। देखिए क्या कहा मैंने, प्रोज सीक्वेंस इज चेंज्ड obviously for the emphasis, for you can say having special effect, यहां पे ऑर्डर चेंज की जाती है। दैट इज इन इन्वर्जन वर्ड्स आर नॉट अरेंज्ड इन प्रॉपर प्रोज सीक्वेंस। दिस मीन्स ऑर्डर इज चेंज्ड। सिर्फ इतना एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखना है, ऑर्डर इज चेंज या वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर, बस दैट्स इट। एग्जांपल देखो, डाउन दे केम, एक्चुअली इसके ऑर्डर चाहिए कैसे, दे केम डाउन। दिया क्या है, डाउन दे केम, तो वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस दे केम डाउन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इन्वर्जन। सेकेंड एग्जांपल, well I was that day, well I was that day चाहिए कैसे, I was well that day। तो ये करेक्ट प्रोज सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गई है, वर्ड्स आर नॉट इन करेक्ट या प्रॉपर प्रोज सीक्वेंस, हेंस इट इज इन्वर्जन। वन मोर, सो डार्क इट इज, एक्चुअली चाहिए कैसे, इट इज सो डार्क। ओके, नेक्स्ट, 10,000 I saw at a glance, 10,000 I saw at a glance। लेकिन करेक्ट ऑर्डर कैसे होनी चाहिए, I saw 10,000 at a glance, ये सही ऑर्डर है। लेकिन ऐसे अगर वर्ड्स इम्प्रॉपर सीक्वेंस में हैं तो उसे हम इन्वर्जन कहेंगे। इन्वर्जन इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन poems, in poetry। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। अब ये तीनों जो फिगर्स ऑफ स्पीच थे वर्ड अरेंजमेंट पर बेस कर रहे थे। अब साउंड अरेंजमेंट पर नेक्स्ट 3 फिगर्स ऑफ स्पीच आर देयर, उनमें से एलिट्रेशन देखो। एलिट्रेशन इज ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड इन पोएट्री। अब एलिट्रेशन में होता क्या है देखो, रिपीटिशन, व्हाट सेड, रिपीटिशन, नॉट टेशन, दैट इज टिशन। रिपीटिशन होती है कैसे, रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड, लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग। ये पॉइंट ध्यान में रखो, एट द बिगिनिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ 2 or more stressed words, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस्ड, जिन पर एक्सेंट देते हैं प्रोनाउंसिएशन करते वक्त, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बिगिनिंग सेम लेटर से, सेम साउंड से, सेम सिलेबल से होती है। तो क्या ध्यान में रखना है आपको, इन एलिट्रेशन देयर इज द रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड और लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग of 2 or more stressed words। इतना ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, द विकेड विच ऑफ द वेस्ट। क्या है, विकेड विच ऑफ द वेस्ट। विकेड में जो W का साउंड है वो, विच में W का साउंड वो, वेस्ट में W का साउंड वो। तो यहां पे W
या साउंड व इज रिपीटेड इन द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स, हेंस दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। दूसरा एग्जांपल देखिए, कोमल कट्स हर हेयर, कोमल का क, कट्स का क। यहां पे के एंड सी अलग लेटर्स है लेकिन दोनों का साउंड एक आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, साउंड रिपीट हो रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। नेक्स्ट, इट्स टंग ऑफ फायर एंड फ्लेम। देखिए बच्चों, फायर एंड फ्लेम, इसमें फ या यफ ये लेटर है जो रिपीट हो रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट, ही हिट हिज हेड, यच 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 यच, इनिशियली वर्ड्स के स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, यच का साउंड है ह, तो साउंड रिपीट हो रहा है, या यू कैन से लेटर यच रिपीट हो रहा है, हेंस दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। वन मोर, द लेजी लेडी लर्न्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेडी लेजी लर्न्स लॉन्ग यल रिपीट हो रहा है वर्ड्स के स्टार्टिंग में, यल का साउंड है ल, तो you can give explanation as the sound of l is repeated, या simply the letter l is repeated, इतना भी लिखते हैं, that will be also accepted। one more example देखिए, जैसे चाची ने चाचा को चटनी चटाई, क्या हो गया, रिपीटिशन हो रही है इनिशियल वर्ड्स के स्टार्टिंग में। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड। अब आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज कंसोनेंस। क्या कहा मैंने? कंसोनेंस। अब ये कंसोनेंस जो है ये साउंड अरेंजमेंट पर बेस्ड होने वाली फिगर ऑफ स्पीच है। इन कंसोनेंस सेम कंसोनेंट साउंड रिपीट्स। क्या रिपीट हो रहा है? कंसोनेंट का साउंड। कंसोनेंट अलग हो सकता है लेकिन उसका साउंड सेम है, तो लेटर यहां पे रिपीट नहीं हो रहा है और वो देखना भी नहीं है। रिपीटिशन ऑफ व्हाट? रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। देखिए यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, साउंड रिपीट हो रहा है, साउंड सेम कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड। कहां पे रिपीट होता है? विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब एट द बिगिनिंग, इन द मिडल, एट द एंड, कहीं पर भी होता है, लेकिन वो स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड बोथ वर्ड्स या सिलेबल्स में रिपीट हो सकता है। एलिट्रेशन में कैसे था? सिर्फ स्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड वर्ड में यहां रिपीटिशन थी, लेटर की, साउंड की, सिलेबल की। अब कंसोनेंस में ध्यान में रखना है कि स्ट्रेस्ड या अनस्ट्रेस्ड कैसा भी वर्ड हो तो वहां पे सेम कंसोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है तो यू कैन से देयर इज कंसोनेंस। देखिए ये ध्यान में रखना है, इन कंसोनेंस सेम कंसोनेंट साउंड रिपीट्स विद इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एनीवेयर एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड इन स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स और सिलेबल्स। एग्जाम्पल देखिए तो इट विल बी वेरी क्लियर। पहला एग्जाम्पल है, आई विल क्रॉल अवे द बॉल। क्या है? आई विल क्रॉल अवे द बॉल। विल ल, क्रॉल ल, बॉल ल, ल ल ल ल कंसोनेंट साउंड है, सेम कंसोनेंट साउंड यहां रिपीट हो रहा है, हेंस दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंसोनेंस। एंड में रिपीट हो रहा है। अब ये दूसरा एग्जांपल देखो, मिडिल में भी रिपीट हो रहा है। पुट अ लिटिल बिट, पुट अ लिटिल बिट, पुट में का ट, लिटिल में का ट, बिट में का ट,
यहां ट बीच में रिपीट हो गया है, मिडिल में हो गया है, यहां एंड में है, यहां एंड में है। टी का साउंड है ट, ट ये साउंड कंसोनेंट साउंड है, तो ट ट ट कंसोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पीटर पैटर ट्विस्ट एंड शाउट। अब यहां पे ये ट ट ट ट रिपीट हो रहा है, ट ये साउंड है, टी लेटर है, लेटर रिपीटिशन की बात मैं नहीं कर रहा, साउंड कंसोनेंट साउंड रिपीटिशन की बात हो रही है यहां पर। और ये र र भी है, देखो पीटर में का र, पैटर में का र, आर का साउंड है र, टी का साउंड है ट, तो ट रिपीट हो रहा है, यहां इनिशियली भी है, एंड में भी है, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आर यू आस्किंग मी टू कम अप विथ एग्जांपल्स ऑफ कंसोनेंट्स? आई विल सीक इट आउट इन द लिरिक्स एंड बुक्स दैट आई नो। अब ये जो पोएटिक लाइन है या सेंटेंस है, इसमें कंसोनेंट्स कैसे आ गया है हम देखते हैं। अब देखिए बच्चों, आर यू आस्किंग क, मी टू कम क। अब स्टार्टिंग के से है, स्टार्टिंग सी से है, लेकिन साउंड क है, के सेज क, सी सेज क, ये साउंड रिपीट हो रहा है। आगे देखिए कहां पर दिखता है, कम अप विथ एग्जाम्पल्स, कंसोनेंट्स क, आई विल सीक क, इट आउट इन द लिरिक्स लिरिक क, बुक्स क, ठीक है। अब यहां नो क है, के लेटर यहां पे दिख रहा है, देखिए ये लेटर दिख रहा है वहां पे, लेकिन उसका साउंड क नहीं आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया है। तो ये जो साउंड है क रिपीट हो रहा है, हेंस यहां पे कंसोनेंट्स ये फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? दोनों में का डिफरेंस ध्यान में रखिए, कंफ्यूजन मत होने दीजिए। नेक्स्ट वन, एसोनेंस। क्या है? एसोनेंस। बस इससे थोड़ा डिफरेंट है। एसोनेंस में होता क्या है, सेम वोवेल साउंड रिपीट होता है। उधर कंसोनेंस में क्या था, कंसोनेंट साउंड था, अब यहां पे क्या है, वोवेल साउंड है, ये ध्यान में रखो, सेम वोवेल साउंड, साउंड साउंड, ठीक है। इन एसोनेंस सेम वोवेल साउंड रिपीट्स एनीवेयर विदिन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इवन एट द बिगिनिंग भी हो सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। अब यहां जैसे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड दोनों थे, स्ट्रेस्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रेस्ड भी हो सकता है, ठीक है। अनस्ट्रेस्ड वर्ड या स्ट्रेस्ड वर्ड्स के बिगिनिंग में, मिडल में, एंड में रिपीटिशन ऑफ सेम वोवेल साउंड है, तो वहां पे एसोनेंस ये फिगर ऑफ स्पीच होती है, ध्यान में रखना है। इन एसोनेंस देयर इज रिपीटिशन ऑफ सेम वोवेल साउंड, सेम वोवेल साउंड, इतना ध्यान में रखा सफिशिएंट है। अब ये बाकी का एक्सप्लेनेशन हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, इतना भी लिखते हैं तो काफी है। रिपीटिशन ऑफ सेम वोवेल साउंड। एग्जाम्पल देखिए, द फैट कैट हैड अ स्नैक। अब यहां ए फै कै है स्नैक रिपीट हो रहा है। ए लेटर है, लेटर रिपीटिशन की बात नहीं हो रही है। ए वोवेल है, वोवेल लेटर रिपीट मैं नहीं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ए का साउंड है ए, तो वोवेल साउंड रिपीट हो रहा है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसोनेंस। समझ में आ रहा है? वन मोर एग्जांपल, गो स्लो ओवर द रोड।
ओ का साउंड रिपीट हो रहा है यहां पर, ओवल साउंड। नेक्स्ट, पोएट्री इज ओल्ड, एंशियंट, गोज बैक फार, so old it is that no man knows. Poetry is old, ancient, goes back far, so old it is that no man knows. अब एक एक कैसे रिपीटिशन हो गया यहां पर देखिए। पोएट्री इज ओल्ड, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या है ये? साउंड है वोवल का। तो वोवल साउंड अगर रिपीट हो रहा है तो वहां पे क्या है? एसोनेंस। व्हाट इज दैट? एसोनेंस। तो alliteration, consonance and assonance, these three figures of speech are based on sound arrangement। ठीक है। और ये इधर के तीन जो है क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, इन्वर्जन, ये वर्ड अरेंजमेंट पे आधारित है। अब तक आज जितने फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं विथ एग्जांपल्स, इनमें कुछ डाउट अगर है तो पूछो ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। है कोई डाउट? नहीं? ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपिया। This figure of speech is based on egoism. What's it? Onomatopoeia, ये जो figure of speech है वो egoism पर बेस करने वाली है। That is, in onomatopoeia there is use of the words producing sound. That is egoism. Sound produce करने वाले words का use अगर किया गया है तो that figure of speech will be onomatopoeia. Example देखो। फर्स्ट, ओपन विंडो शट्स विद अ बैंग। ये जो वर्ड है बैंग, दैट इंडिकेट्स साउंड, इको प्रोड्यूस करने वाला वर्ड है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ट्वीटरिंग ऑफ स्पैरोज। ये जो वर्ड है ट्वीटर, ये इको प्रोड्यूस करने वाला है, साउंड प्रोड्यूस करने वाला वर्ड है। जैसे नेक्स्ट, द लूज हाउस टॉप शीट्स क्लैटर एंड क्लैंग। टॉप शीट्स जब हवा से, तेज हवा से बजते हैं, उसका जो साउंड होता है वो यहाँ हमें दिख रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है, उसका इको आ रहा है। नेक्स्ट, रैटलिंग ऑफ द चेन। देखिए बच्चों, रैटलिंग ये जो वर्ड है, दैट प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ द चेन। These underlined words are sound producing words. They are echoic words, or you can say they produce egoism. Hence, ये जो examples है इसमें onomatopoeia ये figure of speech हो रही है। अब देखिए बच्चों, दूसरी figure of speech, repetition। क्या कहा मैंने? repetition। repetition में होता क्या है? words या ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट होते हैं। इन रिपीटिशन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिपीट होते हैं। पर्पस क्या है? म्यूजिकल इफेक्ट के लिए या रिदम मैच करने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज होता है, रिपीटिशन होती है। मैंने कहा रिपीटिशन होती है, रिपीटेशन नहीं, टिशन। एग्जांपल देखो, हर वेज आर वेज ऑफ जेंटलनेस। ये जो वेज है दो बार यहाँ पे आया है, रिपीटिशन ये फिगर ऑफ स्पीच है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये जो वर्ड्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अलोन अलोन ऑल अलोन 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 ऑन वाइड वाइड सी। ये जो वर्ड्स है अलोन 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 अलोन, अगेन वाइड वाइड, ये रिपीट हो रहे हैं म्यूजिकल इफेक्ट के लिए, hence that is repetition. Next, the president said work work and work are the only keys to success. तो ये जो वर्ड्स हैं वर्क वर्क वर्क, ये रिपीट हो रहे हैं, that is repetition.
This figure of speech is very commonly used in poems, even in songs also. Next figure of speech, refrain. देखिए बच्चों, रिपीटिशन का ही एक टाइप है रिफ्रेन। इसमें a group of words forming a phrase or sentence is repeated at regular intervals. What said? Regular intervals in the poem, usually at the end of stanza. इतना ध्यान में रखना है। I repeat, a group of words forming a phrase or sentence is repeated at regular intervals in the poem, usually at the end of the stanza. ठीक है, कोई पोएम अगर हमें दी गई है तो उसमें रेगुलर इंटरवल के बाद कोई वर्ड्स, कोई लाइंस फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, तो वहां पे रिपीटिशन के बदले आप रिफ्रेन ऐसे मेंशन करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिगर आप देखो, टैटोलॉजी। क्या बताया मैंने? टैटोलॉजी। अब टैटोलॉजी में क्या होता है? देखिए, सेम मीनिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इन टैटोलॉजी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग आर यूज्ड फॉर द पोएटिक इफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल, एट सम ओल्ड एंशिएंट प्लेस। अब ये ओल्ड और एंशिएंट दोनों का मीनिंग एक ही है, तो ऐसे सेम मीनिंग वाले वर्ड्स अगर यूज किए गए हैं इमीडिएटली वन आफ्टर अनदर, देखो यहाँ पर ओल्ड एंड एंशिएंट का यूज हुआ है, तो यहाँ टैटोलॉजी ये फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा एग्जांपल देखिए, सीन ऑफ द फिल्थ एंड डर्ट। फिल्थ, डर्ट, ये दो जो वर्ड्स है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स है, तो यहाँ टैटोलॉजी का यूज किया गया है। अनदर एग्जांपल देखिए, ही इज काम एंड कूल। काम एंड कूल ये जो वर्ड्स है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स है। नेक्स्ट, एंगर एंड रैथ ऑफ द किंग। एंगर का मतलब रैथ, गुस्सा, यही होता है, तो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स अगर यूज किए हैं तो टैटोलॉजी। एक्सप्लेनेशन क्या ध्यान में रखना है टैटोलॉजी में? इन टैटोलॉजी सेम मीनिंग वर्ड्स या सिमिलर मीनिंग वर्ड्स आर यूज्ड। इतना ही लिखा तो भी काफी है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज लाइटोटीज। अब लाइटोटीज में देयर इज यूज ऑफ निगेटिव और निगेशन टू गिव स्ट्रेस ऑन इट्स अफर्मेटिव। क्या बताया मैंने? निगेटिव का यूज करके अफर्मेटिव को स्ट्रेस किया जाता है। निगेशन या निगेटिव का यूज करके अफर्मेटिव को स्ट्रेस करना, इतना ही ध्यान में रखिए। देखो, हियर इन लाइटोटीज देयर इज यूज ऑफ negation to give stress on its opposite or affirmative. That is, affirmative is expressed by negative. Affirmative is expressed by negative. इतना ही ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखो, The news was not good. Not good कहना है bad, not good कहना है bad, या not bad मतलब good। सेंटेंस, द न्यूज वॉज नॉट बैड। नॉट बैड मतलब कैसी है? गुड। ये निगेटिव है, ये निगेशन है, लेकिन एक्सप्रेस क्या करना है? ये अफर्मेटिव को एक्सप्रेस करना है, तो दिस इज लाइटोटीज। अनदर एग्जांपल देखो, ही वॉज नॉट लिटिल शॉक। लिटिल शॉक, नॉट लिटिल शॉक मतलब मच शॉक, तो कहना है ही वॉज मच शॉक, तो ये हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव एक्सप्रेस किया गया है बाय यूजिंग निगेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, शी इज नो फूल। नो फूल इंडिकेट क्या करता है? वाइज, तो वाइज ये अफर्मेटिव है, नो फूल ये निगेटिव है, तो इस निगेटिव का यूज करके एक्सप्रेस किया है अफर्मेटिव को। हेंस ध्यान में इतना ही रखना है, इन लाइटोटीज अफर्मेटिव इज एक्सप्रेस्ड बाय निगेटिव। ओके, इज दैट क्लियर? कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। अब जरा ध्यान दीजिए, पन। पन में
ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाता है, देखिए फन इज नथिंग बट द प्ले ऑफ वर्ड्स, मतलब फन जो है वो प्ले ऑफ वर्ड्स है, हैविंग वेरियस मीनिंग्स। कैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं? वेरियस मीनिंग्स वाले। क्यों? टू क्रिएट ह्यूमर, ह्यूमर या विट के लिए देयर इज अ प्ले ऑन वर्ड्स। प्ले है मतलब वेरियस मीनिंग वाले वर्ड्स वहां पे यूज किए गए हैं, एंड ह्यूमर क्रिएट करना ये इंटेंशन है। एग्जांपल देखिए, रेस्ट इन द बॉटम लेक। अब ये जो रेस्ट ये वर्ड है ना, रेस्ट इन द बॉटम लेक, ये रेस्ट इसके दो मीनिंग्स है। रेस्ट मतलब रिमेनिंग और दूसरा मतलब है टू सिट और गेट कंफर्ट। तो ये दो मीनिंग, डबल मीनिंग इसमें से निकल रहे हैं। दूसरा वाक्य देखो, एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री। क्या है देखो, एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज, ये लाइज का जो मीनिंग है वो देखो, लाइज मतलब स्टे, रहना, लाइज मतलब स्पीक लाई, झूठ बोलना। ये दो मीनिंग्स वहां पे निकल रहे हैं। ये वर्ड पे प्ले किया है, इस वर्ड पे प्ले किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आई हैव गॉट अ डेट। डेट का मतलब क्या होता है? कोई पार्टनर या दूसरा अपॉइंटमेंट। तो इस पर प्ले हुआ है डेट पर, इसके दो मीनिंग्स यहां पर दिख रहे हैं, पार्टनर और अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, द फिगर ऑफ मैथ टीचर इज गुड। अब देखिए ये जो फिगर है, ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके क्या मीनिंग्स हमें मिल रहे हैं? द फिगर ऑफ मैथ टीचर, फिगर मतलब उनके नंबर्स, ठीक है, या डायग्राम, नंबर, एंड दूसरा उनका बॉडी शेप। ये दो मीनिंग्स वहां पे हमें मिल रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या था? अ प्ले ऑफ वर्ड्स हैविंग वेरियस मीनिंग्स। हियर ये जो वर्ड है फिगर, इस पर प्ले हुआ है, इसके ये दो मीनिंग्स निकल रहे हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल, आई लाइक किड्स बट आई डोंट थिंक आई कुड ईट होल वन। I repeat, I like kids, but I don't think I would eat whole. यहां पर क्या हुआ है? kids ये जो वर्ड है ना, उस पर प्ले किया गया है। kid का मतलब है बेबी या she goat, फीमेल गोट। तो ये प्ले ऐसे वहां पे दिख रहा है। नेक्स्ट वन देखिए, a bicycle can't stand on its own because it is too tired. I repeat, a bicycle can't stand on its own because it is too tired. अब ये जो TWO है ना, that sounds TOO, TOO also. तो यहाँ साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब दो साउंड्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिख रही है। एक तो जो TWO नंबर इंडिकेट कर रहा है, एंड दूसरा अगर प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को तो TOO टू ऐसे मतलब वहां पे निकल रहा है। प्ले है इस वर्ड पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फिश लिव्स इन स्कूल। स्कूल, फिश लिव्स इन स्कूल। स्कूल का मतलब है टीम, ग्रुप में रहते हैं, टीम, या हम जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं वो वाला स्कूल, लर्निंग प्लेस, वो भी मतलब निकलता है। लर्निंग प्लेस पे स्कूल में भी फिश रखे जाते हैं, तो स्कूल पर ऐसे प्ले किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ अ मैन लूजेस हिज वाइफ ही लॉन्ग्स फॉर द सेकंड। देखो, इफ अ मैन लूजेस हिज वाइफ ही लॉन्ग्स फॉर सेकंड। किसी आदमी की पत्नी, वाइफ अगर गुजर जाती है तो ही विशेस फॉर, लॉन्ग्स फॉर सेकंड। अब सेकंड जो है ये वर्ड उस पर प्ले किया गया है, उसके दो मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं, या तो टाइम रिलेटेड है या सेकंड मतलब नंबर इन सीक्वेंस, दूसरा, दूसरी, ऐसा भी यहां पर मतलब निकलता है। ठीक है बच्चों, तो पन
के कुछ एग्जांपल्स है जिसमें वर्ड पे प्ले कैसे हो रहा है ये मैंने बताया है। समझ में आ रहा है? अगर डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछो ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है बच्चों, देखिए आगे एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी में होता क्या है? मीनिंग ऑफ अ वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस इज अनसर्टेन, इज एम्बिगुअस, दैट इज absence ऑफ क्लैरिटी इज देयर। तो क्लैरिटी नहीं दिखती है, एम्बिग्विटी होती है, कंफ्यूजन दिखता है। इन एम्बिग्विटी देयर इज कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, मतलब डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल। अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशंस हम कर सकते हैं। पर्पस क्या है इसका? टू गिव लिबर्टी टू रीडर्स टू यूज इमेजिनेशन टू एक्सप्लोर मीनिंग्स, अलग अलग मीनिंग्स लेने के लिए इमेजिनेशन यूज कर सके, ये पर्पस है। कंफ्यूजन आल्सो क्रिएट करना, ये भी एक पर्पस होता है। अब एग्जांपल देखिए, पहला, रिया गेव अ बाथ टू हर डॉग वियरिंग पिंक टी शर्ट। एग्जांपल क्या है? रिया गेव अ बाथ टू हर डॉग वियरिंग पिंक टी शर्ट। अब यहां कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट हो गया है, या रिया या डॉग दोनों में से कौन टी शर्ट वियर कर रहा है, ऐसे वहां पर एम्बिग्विटी क्रिएट की गई है। क्या है एम्बिग्विटी यहां पर? आइदर रिया और डॉग इज वियरिंग पिंक टी शर्ट। दूसरा वाक्य देखिए, I have never tasted a cake quite like that before. Read carefully. I have never tasted a cake quite like that before. मतलब क्या है? ऐसा केक मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। तो मतलब दो निकल रहे हैं। कैसे? एम्बिग्विटी क्या है? Was the cake good or bad? यह कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज रेंटिंग हर हाउस। अब रेंटिंग में से हमें दो मीनिंग, मतलब यहां दो मीनिंग यहां दिख रहे हैं। एक तो टू समवन, शी इज रेंटिंग द हाउस टू समवन, या शी इज गेटिंग द हाउस ऑन रेंट बाय समवन। या तो वो किसी को रेंट पे दे रही है या तो किसी से रेंट पर हाउस ले रही है। ये कंफ्यूजन, ये एम्बिग्विटी वहां पर क्रिएट हो गई है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन, विल्सन सॉ द लेडी विथ बायनोक्यूलर्स। देखिए, विल्सन सॉ द लेडी विथ बायनोक्यूलर्स। अब यहां एम्बिग्विटी क्या क्रिएट हो गई है? आइदर विल्सन और लेडी हैड बायनोक्यूलर्स। विल्सन के पास बायनोक्यूलर है या लेडी के पास है, ये कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट हो गया है। तो ये एम्बिग्विटी यहां पर क्रिएट हो गई है। एम्बिग्विटी में एक्सप्लेनेशन क्या रखना है ध्यान में? मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस इज अनसर्टेन। अनसर्टेन कहो या देयर इज absence ऑफ क्लैरिटी, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो आज यहां से लेकर यहां तक मैंने जो फिगर्स ऑफ स्पीच रैपिडली विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं, इनमें अगर कुछ डाउट है तो पूछो और थोड़ा कुछ मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। यहां तक कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, देन मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है आर्केइज्म। क्या कहा मैंने? आर्केइज्म। अब आर्केइज्म में क्या होता है? देखो, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच देयर इज यूज ऑफ आर्केइक वर्ड्स। कैसे वर्ड्स? आर्केइक वर्ड्स या एंटीक्वेटेड वर्ड्स। आर्केइक वर्ड्स का मतलब है जो वर्ड्स मॉडर्न इंग्लिश में नहीं यूज किए जाते, दे वर यूज्ड इन ओल्ड इंग्लिश। मींस आर्केइक वर्ड का मतलब सिंपली क्या ध्यान में रखना है? ओल्ड इंग्लिश वर्ड। ऐसे वर्ड्स अगर पोएम में यूज किए हैं तो वहां पे आर्केइज्म, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं।
तो एक्सप्लेनेशन इतना ही ध्यान में रखना है, इन आर्केइज्म देयर इज यूज ऑफ आर्केइक वर्ड या एंटीक्वेटेड वर्ड या ओल्ड इंग्लिश वर्ड, दैट्स इट। एग्जांपल देखो, दाऊ आर ग्रेट। अब ये जो वर्ड है ना दाऊ, इसका मीनिंग है यू। दाऊ ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, आज हम नहीं यूज करते इसे, आज ये यू का यूज होता है। तो ऐसे ओल्ड इंग्लिश वर्ड का यूज, आर्केइक वर्ड का यूज यहां पे है, तो फिगर ऑफ स्पीच है आर्केइज्म। नेक्स्ट देखो, डेथ hath laid his icy hands on king. Death hath laid his icy hands on king. hath मतलब has। देखिए बच्चों, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, आर्केइक वर्ड है, जो यहां यूज हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच है आर्केइज्म। ठीक है, नेक्स्ट वन, वेयर इज दाई नेम। दाई मतलब यूर। ये जो वर्ड है वो इंग्लिश में, एंशियंट इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था, आज नहीं करते हैं। तो ऐसे वर्ड का यूज हुआ है, हेंस द फिगर ऑफ स्पीच का नाम क्या होगा, आर्केइज्म। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? ओल्ड इंग्लिश वर्ड, एंटीक्वेटेड वर्ड, इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, अब वन मोर फिगर ऑफ स्पीच देखिए। एक्चुअली ये फिगर ऑफ स्पीच सेक्शन में हमें नहीं लेना था, ये एक पोएटिक डिवाइस है, इट इज कॉमनली यूज्ड इन पोएम। अब इसमें होता क्या है देखो बच्चों, इन इमेजरी देयर इज द क्रिएशन ऑफ मेंटल इमेज या मेंटल पिक्चर और फिजिकल सेंसेशन। देखो क्या कहा मैंने, पूरी पोएम अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें हमारी आंखों के सामने एक पिक्चर तैयार होता है, या कुछ वर्ड्स ऐसे वहां पर पढ़ते हैं हम, पढ़ते पढ़ते सेंसेशन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे जो वर्ड्स, मतलब ऐसे जो क्रिएशन होते हैं, उन्हें इमेजरी कहते हैं। एक्चुअली कोई स्टोरी अगर हमें बता रहा है, तो स्टोरी बताते वक्त जैसे वो जैसे नरेट करता है, वैसे हम हमारे आंखों के सामने इमेजेस क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। वो कुछ खाने के पदार्थ, उनके नाम स्टोरी में कुछ इस तरह से बता देता है कि हमारे मुंह में पानी छूट जाता है। ठीक है, तो पोएम में भी, पोएम पढ़ते वक्त हमारे आंखों के सामने इमेज क्रिएट हो जाती है, माइंड में पिक्चर क्रिएट हो जाता है, या फिजिकल सेंसेशन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे वक्त वहां पे इमेजिनरी का यूज हुआ है, ये समझ लेना चाहिए। एग्जांपल देखिए, वैसे तो एक एक लाइन देकर इमेजिनरी वहां पर है या नहीं है उतना विविडली हमें नहीं पता चलेगा। पूरी पोएम या स्टांजा जब दिया जाएगा तो बड़ा आसान होगा, लेकिन फिर भी देखिए, दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं। पहला एग्जांपल, द ट्री वॉज 3 times taller than houses। ट्री, हाउसेस, इनका इमेज हमारी आंखों के सामने आ गया। तो हियर इज द क्रिएशन ऑफ मेंटल इमेज ऑफ ट्री एंड हाउस। ओके, इज दैट क्लियर? वन मोर, द aroma of basmati rice fills the air। बासमती राइस का अरोम, ये जो वर्ड है यहां पर, कुछ इससे हमें हमारे मन में सेंसेशन क्रिएट हो रहा है ऑफ गुड स्मेल, बासमती राइस का स्मेल। अब ये वर्ड हम देखते ही, ये रीड करते ही हमारा सेंसेशन क्रिएट हो गया है, दैट इज ऑफ गुड स्मेल। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमेजरी। तो आज के लेक्चर में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच का डिस्कशन हमने किया है, उसमें पहले तो एक्सप्लेनेशन देखा है एंड कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, विथ एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन किया है। मेरी कोशिश तो ये रही है कि हर फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन आपके ध्यान में आना चाहिए, और आया भी होगा। फिर भी इफ यू डू हैव एनी डाउट, कंफ्यूजन है, तो मन में मत रखो, वो बोलो मुझे। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट है तो शेयर करो, आई विल क्लेरिफाई दैट।
आई विल सपोर्ट यू। मैं आपका वो डाउट क्लियर करवा के आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवा दूंगा। देखिए बच्चों, आई एम कमिटेड टू सपोर्ट ऑल ऑफ यू। हर किसी को एग्जाम तक सपोर्ट करने के लिए मैं कमिटेड हूं। तो जो हमने पढ़ा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आपके मन में डर भी नहीं रहना चाहिए उसके बारे में। तो ये जो हमने देखा है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पूरा पार्ट अच्छी तरह से रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद भी अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, डाउट्स क्लियर करवा के ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स, प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर, फिगर्स ऑफ स्पीच हम कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।